हेलो बच्चों। इससे पहले हमने ये समझा था कि जेंडर किस तरह से पॉलिटिक्स के साथ इन्वॉल्व होने के बाद एक अलग तरह का डायनामिक्स क्रिएट करता है। ठीक इसी तरह हमने ये देखा कि जो कम्युनल राइट्स है या फिर किसी एक कम्युनिटी को जब स्टेट से ज़्यादा सपोर्ट मिलने लगता है तो किस तरह की प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं, और इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सेक्युलर स्टेट की क्या अवधारणा है। इन सारी चीज़ों को हमने समझा था अब तक। अब हम ये देखेंगे कि पॉलिटिक्स के साथ जब कास्ट इंक्लूड हो जाती है, बेसिकली हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो हर एक एस्पेक्ट को हम पॉलिटिक्स से जोड़ करके देख रहे हैं। जो मेन फ्रेमवर्क है पॉलिटिक्स, वो है जो डे टू डे लाइफ में डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। जबकि जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं तो हम एक स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं। जब हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो उस स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क के अंदर डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज होती हैं वो पॉलिटिक्स में आ जाता है। तो जब हम किसी फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं तो हम सैद्धांतिक पहलुओं की बात कर रहे हैं, और जब हम उसी में आगे बढ़कर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो हम व्यवहारिक पहलू की बात कर रहे हैं। तो ये फर्क हो जाता है हमेशा। तो हमारा जो बेसिक फोकस है वो पॉलिटिकल साइंस मतलब स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क पर होता है, लेकिन वो स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क में रहते हुए अलग अलग चीजें जैसे कास्ट हो गया, जेंडर हो गया, रिलीजन हो गया, किस तरह से उस स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क को इम्पैक्ट करती है कि वो व्यवहारिक स्तर पर देखा जा सके। मतलब यहाँ आपका स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क है, यहाँ पर आपका व्यवहारिक पहलू है। ये सैद्धांतिक है, ये व्यवहारिक है। सैद्धांतिक से होने वाले या सैद्धांतिक के भीतर होने वाली गतिविधियां जो कि व्यवहारिक पक्ष में आती हैं, इन दोनों को जब हम मिलाकर के अध्ययन करते हैं तब हम बेसिकली अलग अलग डिविजन्स और पॉलिटिक्स को देखने का प्रयास करते हैं। क्योंकि अगर हम कहें तो किसी भी देश की पॉलिटिक्स केवल स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क से संचालित होती है, उसके माध्यम से चलाई जाती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ उतनी ही सीमांकन से देश का जो राजनीति है, जो चुनाव प्रणाली है, वो नियंत्रित की जा सकती है। इन्हीं फ्रेमवर्क के रहते हुए जो इसका व्यवहारिक पहलू है, जो पॉलिटिक्स का एस्पेक्ट है, उसकी समझ की वजह से ही चुनाव जीते जाते हैं या फिर चुनाव प्रणाली को आगे लेकर के जाया जाता है। कहने का मतलब सैद्धांतिक स्तर पर कोई बात एकदम सही हो सकती है और उसको लाने का उद्देश्य भी सही हो सकता है, लेकिन अंततः कोई भी राजनीतिक पार्टी जब जीत करके सत्ता में आएगी तभी वो किसी भी तरह के परिवर्तन का प्रयास कर पाएगी। और ये कैसे संभव है? ये तभी संभव हो पाएगा जब दोनों की बराबर तरीके से समझ होगी और दोनों पर एक तरह से पकड़ स्टेब्लिश की जा सकेगी। तो जब हम बात करते हैं कास्ट की, तो कास्ट को लेकर के हमेशा द्वंद्व देखने को मिला है। क्योंकि जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज अलग अलग वर्गों में विभाजित है तथा संघर्ष की अवधारणा इसमें निहित है। मतलब जब भी हम सोसाइटी की बात करेंगे तो सोसाइटी का मतलब ही है कॉन्फ्लिक्ट। सोसाइटी बिना कॉन्फ्लिक्ट के रन नहीं कर सकती, ये पॉसिबिलिटी में ही नहीं हो सकता। तो जब हम कास्ट की बात करते हैं, एक तरफ वो कास्ट है जो खुद को अपर क्लास कहती है और एक वो कास्ट है जो लोअर क्लास है। समय के साथ कर्म के आधार पर जातियों का विभाजन हुआ, लेकिन इस विभाजन के बावजूद
या कर्म के आधार पर होने वाले विभाजन के बावजूद एक फर्क था जो लंबे समय में देखने को मिला। जैसे समाज में रहते हुए कभी कभी हमें इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कि जो उच्च जाति वर्ग के लोग हैं तथाकथित रूप से वही देश के बड़े पदों पर विराजमान हैं, या जो ऊंची जाति के लोग हैं वो अलग अलग फ्रंट पर डोमिनेट करते हैं। तो लोग इससे कई बार कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं कि अपर क्लास के पास दिमाग ज्यादा है, या सोचने समझने की शक्ति ज्यादा है, या बौद्धिक क्षमता ज्यादा है। इस तरह की बातें कई बार देखने को मिलती हैं। और एक लंबे समय में, क्योंकि जो भी अपर क्लास है, मैं अपर क्लास वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं स्पेसिफिकली कोई जाति नहीं बोल रहा। कई बार लोगों के मन में स्पेसिफिक ब्राह्मण जाति हो सकती है। जैसे यूजीसी एक्ट आया तो लोगों ने ब्राह्मण जाति को लेकर के टारगेट किया। इस जाति वर्ग को लेकर के भी जो टारगेट किया जाता है उसका मूल कारण है क्योंकि जब हम जाति के क्रम में जाते हैं तो ब्राह्मणों को ही ज्यादा माना गया कि ये पढ़ा लिखा वर्ग है, और इसी ने सपोर्ट किया, इसी ने प्रमोट किया, जिसकी वजह से जो क्लास का जो विभाजन था, जो जातियों का वर्ग विभेद था, वो अब तक चला आ रहा है। तो इसीलिए इस वर्ग के प्रति नफरत होने का एक अलग कारण हमेशा से रहा है। सामान्य तौर पर हम उसे 4 क्लास में बांट लेते हैं जब हम हिंदी की टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं। तो धर्म का एक अलग एस्पेक्ट है। हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट में रहकर के बात करने की कोशिश करेंगे। जब जाति को हम किसी शब्द से जोड़ते हैं, मतलब किसी एक उपजाति से जोड़ने लगते हैं, तो फिर वो एक अलग मायने रखता है। जैसे ब्राह्मण एक उपजाति हो जाएगी, क्योंकि हम अगर जनरल क्लास की बात करें तो हम जनरल में जितने आ रहे हैं सबको लेकर के चल रहे हैं, हम पॉलिटिकल डिवीजन की तरफ जा रहे हैं। पर्सनल मतलब धर्म के स्तर पर जो जातियों का विभाजन है उसे लेने से बच रहे हैं। तो हम बात करें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, हम इस ढंग से लेकर के चल रहे हैं। जब हम ये बात करते हैं कि उच्च वर्ग के पास किसी भी स्तर पर बौद्धिक प्रतिभा ज्यादा है, या फिर संसाधनों पर ज्यादा हद तक, संसाधनों पर लंबे समय तक पकड़ बनाए रखा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। अक्सर जब बहस होती है, अगर हम बात करें पीढ़ियों की, तो मान लीजिए कि अगर पहली पीढ़ी है, इस तरह करके लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी लोग आगे बढ़ते गए। जो भी उच्च वर्ग में थे, उच्च वर्ग में होने वालों से ये उम्मीद की गई या ऐसा माना गया कि उन्हें अपने जो प्रिविलेजेस हैं वो उन कास्ट को देने चाहिए, जिससे कि उन्हें भी समाज में उत्थान का मौका मिल पाए। और ये माना गया कि अपर क्लास ने लंबे समय तक अपने से लोअर कास्ट का शोषण किया। जब हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं हमारे देश में, चाहे आपको अर्थव्यवस्था समझना हो या समाज व्यवस्था समझना हो, तो हमारे देश की लगभग लगभग 60 से 70% आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्र में है। जब भी उत्थान की बात होगी तो वो उसी आर्थिक और सामाजिक वर्ग की होगी। इसीलिए जो सरकार की नीतियां भी डायरेक्टली उन लोगों के लिए ज्यादा बनती है, और मतदान प्रणाली भी सीधे इन्हीं 60 और 70% लोगों से सीधा प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होती है, क्योंकि संख्या बल इनके पास है, बाकी धन बल ऊपर वालों के पास है। वो एक अलग डायनामिक्स पूरा का पूरा बन जाएगा।
तो जब हम अलग अलग पीढ़ियों में बात करते हैं, तकरीबन जो भी उच्च जाति वर्ग के लोग हैं, उनके पास सुख सुविधा ज्यादा होने की वजह से स्वाभाविक स्तर पर जो एक अलग अलग पीढ़ियों तक उनके पास शिक्षा का स्तर बेहतर था, समझ बेहतर थी, और वो वास्तविकता में शिक्षित थे। क्योंकि जनरल कैटेगरी के जो लोग थे, स्पेसिफिकली फिर मैं किसी जाति में नहीं जाऊंगा, वेद, शास्त्र, उपनिषद, ये सारी चीजें इनके पास थी। इनकी जो मेहनत थी वो बौद्धिक थी, इनकी जो मेहनत थी ये ज्यादातर शारीरिक थी। तो ये एक अलग स्तर पर परिवर्तन देखने को मिला। तो जो अगर यहां से लेकर के यहां तक की बात किया जाए तो जो बौद्धिक स्तर में परिवर्तन है वो देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन में अगर इधर भी बात किया जाए तो बौद्धिक स्तर पर यहाँ बैठा व्यक्ति अपने आप शीर्ष पर पहुंच जाता है, और यहाँ बैठा व्यक्ति क्योंकि लंबे समय तक संसाधनों से वंचित होने की बजाय वो सीधे यहाँ से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता। इसको समझने के लिए आरक्षण की व्यवस्था लेकर के आए। हालांकि आरक्षण का जो मूल मुद्दा है वो इस बात पर निर्भर करता है कि समाज में एक तरह से समरसता स्थापित की जा पाए। ये जो चार अलग अलग वर्ग हैं, इनको ऐसे 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 पैरेलल में लेकर के आने की कवायद है कि कैसे हम इनको पैरेलल लेकर के आएंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब आरक्षण की बात हुई तो वो इन वर्गों के उत्थान की बात थी कि उनको हम बराबरी पर लाएं। लेकिन इनको उत्थान पर लाते लाते इनका जो हिस्सा था उसी हिस्से से बांट करके आरक्षण की व्यवस्था होगी। तो जब ऐसी व्यवस्था होगी तो अल्टीमेटली एक वक्त के बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन रहा है कि एक समय तक मान लीजिए अगर हम एक क्लास ऐसे ले रहे हैं या हम इसे अपर क्लास ले रहे हैं और इसे लोअर क्लास, पहले इसने इनका शोषण किया, अब उस शोषण की भरपाई करने के लिए, मतलब जो लंबे समय तक शोषण हुआ उसकी भरपाई करने के लिए, इनका उत्थान करने के लिए अब इनका हिस्सा लिया गया। तो अल्टीमेटली ये तो एक साइकिल बन गया। तो ये एक साइकिल लगातार बन गया जो कि चल रहा है। जबकि वास्तविकता में नियत क्या थी कि इनको उत्थान करके बराबर लाना है, इनका बौद्धिक, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक विकास करना है। हर स्तर पर इनका जब विकास होगा तभी ये संभावना हो पाएगी। तो एक लंबे समय तक जो शोषण हुआ उसे खत्म करके निचले वर्ग को उच्च वर्ग तक लाने का प्रयास किया जाना, उसी के लिए आरक्षण आया। फिर उसमें भी ये कहा गया कि हर 10 वर्ष में परिवर्तन किया जाएगा। पर यहां पर समस्या ये आ गई कि ये जो साइकिल बन रहा है ये साइकिल खत्म होना आसान नहीं है। क्योंकि वही बात है कि एक समय ऐसा था कि इन्होंने इनका हक मारा, अब इन्हें लग रहा है कि ये हमारा हक मार रहे हैं। तो जो एक मूल उद्देश्य था, एक एक मूल्य था या एक मौलिक विचार था कि समाज में आपस में सभी जातियों के बीच, ये जो जातियां हैं इनके बीच हम समरसता स्थापित करें और समाज में समानता लेकर के आए। जब भी हम मैच्योर डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जब भी हम लोकतंत्र की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी हमारे पास होता है अच्छी पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था। जब ये उन्नत स्थिति में होंगे तभी एक सिटीजन एम्पावर होगा। जब सिटीजन एम्पावर होगा तो वो अपने आप स्थिति में आएगा कि हमेशा एक अच्छी गवर्नमेंट चुनेगा, उस गवर्नमेंट के साथ होगा जो ज्यादा से ज्यादा काम करेगी, विकास के रास्ते पर चलेगी। तब जाकर के ये पूरा मॉडल सिटीजन सेंट्रिक हो पाएगा। जो सिटीजन
फर्स्ट की भावना है वो कहाँ से आ रही है? वो तभी होगी, सिटीजन फर्स्ट तभी हो सकता है जब सिटीजन को एम्पावर किया जाए। सिटीजन को एम्पावर किया जा सकता है गवर्नेंस के माध्यम से। गवर्नेंस का सीधा सा मतलब है सरकार का जो तंत्र है, जो सरकारी तंत्र है, उसके संचालन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व जब लाया जाएगा तब इस तरह की स्थितियां देखने को मिलेंगी। हालांकि इसको ठीक करने के लिए ये जो साइकिल है इसको हम धीरे धीरे ठीक कर पाए। कोशिश ये की गई कि आर्थिक रूप से हर वर्ग को बराबर करने का प्रयास किया जाए, और चाहे बेटी वो इस कैटेगरी की हो या बेटी इस कैटेगरी की हो या बेटी इधर की हो, यदि वो गरीब है तो संभवतः उसके पास शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं होंगी। तो एक सवाल ये भी है कि क्या सामाजिक रूप से उत्थान के लिए जो आरक्षण दिया जाता है वो कभी भी समाज को बराबरी की स्थिति में ला पाएगा? क्योंकि समाज में बराबरी लाने की बात थी। जब भी हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो जो कास्ट क्लासिफिकेशन है वो सोसाइटी में इतना डीपली रूटेड है कि उसे हटा पाना आसान नहीं, और वही धीरे धीरे संघर्ष की अवधारणा में तब्दील होता जाता है। और जब वो सामाजिक संघर्ष के रूप में सामने आता है तो उसे संभालने के लिए अलग अलग गुट उपस्थित होते हैं। तो जो भी गुट सामने आते हैं उस सामाजिक संघर्ष के लिए जो भी नेतृत्व करते हैं, फिर वहीं से कास्ट डिवाइडेशन सामने आता है, और वही कॉन्फ्लिक्ट सीधे तौर पर प्रत्यक्ष तौर पर इलेक्शन को प्रभावित करता है। तो ये एक सैद्धांतिक से व्यवहारिक पक्ष है। इसका संतुलन का जो रूप है वो वही है कि ऐसी पॉलिसीज होना जो इकोनॉमिकली एम्पावर करे हर कास्ट के पर्सन को। बेटी किसी भी वर्ग की हो, यदि वो गरीब है तो उसे आगे पढ़ने की सुविधाएं मिले। तो जो पॉलिसी है वो सोशल क्लासिफिकेशन को तभी खत्म कर सकती है जब वो इकोनॉमिकली सबको उस पॉलिसी से बेनिफिट दे पाए। अब अगेन यहाँ पर इसका जो व्यवहारिक पक्ष है, जब भी ऐसी पॉलिसीज बनेंगी तो एक स्तर पर उसे सपोर्ट मिलेगा, एक तरफ से समर्थन मिलेगा, एक तरफ से विरोध मिलेगा। क्योंकि जब भी कुछ समाज में होना होता है, इनके अपने अपने जो गुट हैं, इनकी अपनी अपनी राजनीति होती है, और उस राजनीति के माध्यम से कि हम तुम्हारा पक्ष देखेंगे, उस राजनीति को बनाए रखने के लिए ही, वो गुटबाजी बनी रहने के लिए ही हर तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। खैर, ये इसका व्यवहारिक पक्ष है। और जो बात मैंने कही, किसी भी जाति विशेष को लेकर के ये नहीं कहा जा सकता कि बौद्धिक स्तर किसका ज्यादा होगा, लेकिन अक्सर एक वर्ग के पास अगर पीढ़ियों से सुविधाएं हैं तो स्वाभाविक तौर पर उस जाति विशेष के लोग उन्नत अवस्था में आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास संसाधन है, शिक्षा है, तो वो अपने को अच्छे पदों तक लेकर के जा पाते हैं। और जब एक बड़े स्तर पर किसी तरह की पॉलिसी मेकिंग होती है या किसी तरह के परिवर्तन की बात होती है तो वो डोमिनेंस एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर पॉलिटिक्स पर देखने को मिलता है। ये सब चीजें व्यवहारिक पक्ष में हैं, और किसी एक जाति विशेष के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि किसी की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति के आधार पर हम ये नहीं तय कर सकते कि किसकी बौद्धिक स्थिति बेहतर होगी। लेकिन जब हम समाज का कार्यानुरूप संरचना देखते हैं, मतलब एक क्लासिफिकेशन वर्क के बेसिस पे करते हैं, तो हमें चीजें फिर समझ में थोड़ा ज्यादा आती हैं। इसीलिए जब भी हम बात करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिविजन्स,
सोशल डिवीजन है ये तो हमें पता है, लेकिन जो सोशल डिवीजन है उनके जो एक्सप्रेशन है वो कहाँ देखने को मिलते हैं? एरिना ऑफ पॉलिटिक्स। तो एक तरफ वो देखने को मिलते हैं पॉजिटिव वे में, दूसरी तरफ वो देखने को मिलते हैं नेगेटिव वे में। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखने को मिलता है। अब हम बात कर रहे हैं कास्ट इनइक्वालिटीज की, क्योंकि जैसे जेंडर है, जैसे रिलीजन है, हम कास्ट डिवीजन को क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट रोल हमारी सोसाइटी में तय करते हैं। हर समाज में किसी न किसी तरह की सोशल इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि जिस समाज में कास्ट नहीं है तो वहां पर किसी भी तरह की संघर्ष की अवधारणा ही नहीं है, या किसी भी तरह की लड़ाई की परिस्थितियां ही नहीं है। हो सकता है उनके यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर को लेकर के लड़ाई होती हो। तो हर जगह हर तरह की परिस्थितियां हैं और उन परिस्थितियों के अनुसार समस्याएं हैं, उन समस्याओं के अनुसार किसी न किसी तरह का समाधान करने की जरूरत है। जब हम अधिकांश सोसाइटीज में बात करते हैं ऑक्यूपेशंस, अभी जो मैंने बात कही थी कि हम लगातार कई पीढ़ियों के अनुसार बौद्धिक स्तर को देखते हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, किसी भी जाति विशिष्ट के अनुसार हम ये नहीं तय कर सकते कि किसी व्यक्ति का बौद्धिक विकास कैसा होगा, लेकिन लंबे समय तक जिसको भी पीढ़ीगत रूप से सुविधाएं मिल रही हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, तो संभावना है कि वहां रहने वाले लोगों को ज्यादा सुख सुविधाएं हासिल होंगी, जिसकी वजह से वो अपना बौद्धिक और शैक्षिक विकास करने में सक्षम होंगे। Occupations passed on from one generation to another generation, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में लगातार ऑक्यूपेशन पास होते चले जाते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि जब अपर क्लास है वो शुरुआत से बौद्धिक और शैक्षिक वर्ग में है, जबकि जो लोअर क्लास है वो शारीरिक क्षमता के आधार पर होने वाली गतिविधियां या शारीरिक श्रम पर ज्यादा निर्भर करते हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। तो जो कास्ट सिस्टम है वो एक तरह का एक्सट्रीम लेवल पर क्लासिफिकेशन जनरेट करता है सोसाइटी में। और ये बाकी समाज से अलग कैसे है? हर समाज में अभी हमने पीढ़ीगत या वंशानुगत तौर पर अंतर देखने का प्रयास किया था। अगर आप दो बच्चों को देखें, ठीक है, मान लीजिए कि 5 साल 6 साल के बच्चे हैं और आप दो अलग अलग वर्गों के बच्चे देखेंगे तो उनके रंग रूप, पहनावे, बोलचाल, भाषा, संस्कृति, तहजीब, लिहाज, शिक्षा, हर एक चीज में अंतर देखने को मिल जाएगा। सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप चले जाएं, शहरों में जो कास्ट डिवीजन है वो इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता। ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी लोग समूह में रहते हैं और वो समूह आज के बनाए नहीं हैं, वो आज से 100 साल 150 साल 200 साल आजादी के पहले से बने हुए हैं और धीरे 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 वही कुनबे वैसे ही बने हुए हैं। जब हम ग्रामीण और शहर की बात करते हैं तो शहरी क्षेत्र में एक नियोजन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? बस्तियों के आधार पर एक प्लानिंग होती है। जैसे कोई सेटलमेंट्स है, उस सेटलमेंट के अनुसार एक प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग के अनुसार सारी चीजें होती हैं। तो जब प्लानिंग ही नहीं होगी और वो अपने ट्रेडिशनल मॉडल को फॉलो करेंगे तो अल्टीमेटली वो सोशल सिक्योरिटी का फैक्टर नहीं हटेगा। फिर से समझते हैं,
जब हम नगरीय क्षेत्रों में बात करते हैं तो नगरीय क्षेत्रों में बात करने का सिंपल सा मतलब है कि वहां पर सारी की सारी जो भी बस्तियां हैं वो नियोजित होती हैं। मान लीजिए आप शहर में गए, एक अपार्टमेंट है, उस अपार्टमेंट में 50 कह सकते हैं फ्लोर, कह मतलब फ्लोर इन द सेंस नहीं, 50 फ्लैट कटे हुए हैं, मतलब बने हुए हैं। अब उन 50 फ्लैट्स के सेल में किसी का किसी कास्ट पर कोई लेना देना नहीं होगा। उसको वहां पर जाकर के उसी व्यक्ति को मिलेगा जिस व्यक्ति के पास पैसा है। तो जो शहरों की भाषा है, जो शहरों की करेंसी है, वो मेजॉरिटी मनी पर डिपेंड हो जाती है। तो जब मनी प्राइमरी लेवल पर आ गई तो जो बाकी जो कास्ट के जो डिविजन्स है वो हट जाते हैं। एक स्कूल में अगर 100-200 बच्चे हैं, आपकी क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, तो कोई किसी की कास्ट नहीं पूछता। सामान्य तौर पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखने को मिलता। स्कूल में अनुशासन को बनाए रखने के लिए एक ही तरह की ड्रेस पहनकर हर कोई आता है, एक ही तरह की ड्रेस है, एक ही टाइम पर आना है, एक ही टाइम पर जाना है, एक ही टीचर से एजुकेशन मिलना है, सब कुछ सिमिलर है। किसी तरह का भेदभाव देखने को नहीं मिलता है। और साथ बैठकर खाना है, साथ एक ही जगह वाटर कूलर है, साथ पानी पीना है, साथ बाकी एक्टिविटीज परफॉर्म करना है, खेलना है, कूदना है, सब कुछ है। तो जब साथ ही हर तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी तो किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन के चांसेस नहीं होते। और धीरे धीरे जो अर्बन सोसाइटी है वहां पर डिस्क्रिमिनेशन कम होता है। इसीलिए जब अभी यूजीसी एक्ट आया तो इसको लेकर के विरोध हुआ कि जब आप ऐसी कमेटी बना देंगे जो लगातार निगरानी करेगी कॉलेजेस और कैंपसेस के अंदर, तो बच्चों के मन में एक डर आएगा। दूसरा, संभावना है कि इस एक्ट का दुरुपयोग होगा। उस डर की वजह से वापस से एक सोशल डिवीजन कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स में देखने को मिलेगा। तो इस तरह की परिस्थितियां होती हैं। लेकिन जब हम यही ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां पर नियोजन देखने को नहीं मिलता है। आज भी जो गांव में, अब सवाल ये है कि जब भी आपको कहीं किसी जगह किसी भी तरह की बस्तियां समूह में बनी हुई दिखती हैं तो उसके पीछे का रीजन क्या है। जब हम कहीं पर भी मान लीजिए ये है आपका ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में जब भी आप देखेंगे तो हमेशा घर आपको एग्लोमरेशन में दिखेंगे या फिर बस्तियों में दिखेंगे। इन बस्तियों के पीछे का कारण क्या है। जब भी मानव हमेशा से समूह में रहने का प्रयास करता है, इसका मतलब उसके पास किसी तरह की असुरक्षा की भावना है, किसी तरह के फियर है, किसी तरह की इनसिक्योरिटी है। शहरों में लोग अकेले अपना फ्लैट लेके रहते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी है। अलग अलग सोसाइटीज बनी हैं, गेटेड सोसाइटीज हैं, उन सोसाइटी के बाहर गार्ड है। तो अंदर रहने वाले लोगों को पता है कि हम सेफ हैं, सिक्योर हैं, बाहर से आने वाला जाने वाला सबका एक डेटा रखा जाएगा, एंट्री एग्जिट सिक्योर है, तो हम सेफ हैं। ये मेट्रोपॉलिटन और बड़ी सिटीज में होता है। लेकिन जब हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, आज भी वहां पर पुराने से आजादी के समय से लेके अब तक घर समूह में बने हुए हैं। उन समूहों में बने हुए घर के कारण क्या है? क्योंकि लोगों में अक्सर आपस में डिस्प्यूट देखने को मिलता है।
और उस डिस्प्यूट में कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा हमारे साथ गलत करे, तो लोग समूह में रहते हैं और अक्सर जब भी डिस्प्यूट होते हैं तो एक समूह से दूसरे समूह के बीच होता है। और स्पेसिफिकली जो मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रहा, जाति विशेष के नाम पर ये टोली होती हैं। कई बार समाज है, उसके अलग अलग नाम होते हैं, उन जातियों के आधार पर ये बटा होता है कि ये इनका टोला है, ये इनका टोला है, ये इनका टोला, ये इनका टोला है। और जब बात होगी इस टोले के लोगों ने उस टोले से लड़ाई कर ली, तो बात ऐसे होती है, व्यक्ति ने नहीं लड़ी, इस टोले का व्यक्ति गया, इस टोले से लड़ा, फिर यहाँ से सब लोग ग्रुप में आए, इसको एक को मारा, फिर यहाँ से ग्रुप में गए, फिर दोनों आपस में लड़े, फिर थाने पहुंचे, एफआईआर हुई। इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। तो जब हम सोशल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो जो सोशल क्लासिफिकेशन के साथ साथ जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, वो बहुत डीप लेवल पर रूटेड है। कहाँ? ग्रामीण क्षेत्र में। और ग्रामीण क्षेत्र में इसे मिटने में या नियोजन आने में अभी काफी समय लगना बाकी है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो यहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स है, वो इसीलिए ग्रुप में संचालित होती है। ये समझने वाली बात है। अगर आप गांव के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे, तो अब मान लीजिए इस एक जाति विशेष का व्यक्ति है, तो इसी एक जाति विशेष के व्यक्ति को निर्वाचन में खड़ा किया जाएगा। अगर इस जाति विशेष के लोगों का प्रभुत्व है, इस क्षेत्र में इनकी जनसंख्या ज्यादा है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर इसी क्षेत्र के व्यक्ति को खड़ा किया जाएगा ताकि उस प्रभुत्व का प्रयोग किया जा सके। भले ही यहाँ बौद्धिक स्तर ज्यादा हो, यहाँ पर कुछ और स्तर ज्यादा हो, इस तरह से जो रीजनल लेवल की पॉलिटिक्स है वो इम्पैक्ट होती है। ये तो हम इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन हम चेंज की बात कैसे करें? वो चेंज कैसे पॉसिबल है? वो चेंज तभी पॉसिबल है जब पॉलिसी लेवल पर ऐसी योजनाएं बने जो इन सबको लेकर के चलने की बात करती है। इसीलिए समावेशिता की बात होती है, इंक्लूसिविटी की बात होती है कि जब इंक्लूसिविटी होगी और चारों वर्गों के लोगों को, चारों समूहों के लोगों को साथ लेकर के चलने की बात होगी, तो उस समावेशिता की वजह से सब लोग एक साथ आएंगे और किसी एक पार्टी को आगे समर्थन मिलेगा। इसीलिए यूपी में जब बात होती है तो धर्म की बात होती है, सनातन की बात होती है, वहां पर जातियां गौड़ हो जाती हैं। तो जब जातियां पीछे हो जाएं, जातियां गौड़ हो जाएं, उनका अंश प्रमुख न रह जाए, तो फिर यहाँ पर एक धर्म विशेष स्थान लेता है। इस एक धर्म विशेष के प्रमुख होने की वजह से ये जातियां गौड़ हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा यही देखने को मिलता है कि जातियां छोटी हो गई, धर्म ऊपर आ गया। यूजीसी एक्ट ने इसको हल्के स्तर पर खारिज किया और वापस से इस विभाजन को पैदा किया। जितना ज्यादा बंटवारा होगा उतना ज्यादा मत विभाजन होगा, जितना ज्यादा मत विभाजन होगा उतना ज्यादा गुटों में अलग अलग नेतृत्व देखने को मिलेगा। जितना ज्यादा गुटों में नेतृत्व होगा, पूरी की पूरी राजनीति विभाजित हो जाएगी। ये इसका व्यवहारिक पहलू है। तो अगेन से डिपेंड करता है कि सैद्धांतिक और व्यवहारिक स्तर पर किस तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। साथ ही किसी एक केंद्रीय तत्व के होने के कारण, किसी एक केंद्रीय तत्व के होने के कारण बाकी जो विभाजन है, जो सामाजिक संघर्ष को जन्म दे रहा है, वो अपने आप दब जाता है। तो एक मूल तत्व जब तक साथ है तब तक बाकी परिस्थितियां गौड़ हो जाती हैं, नगण्य हो जाती हैं, दब जाती हैं। लेकिन अगर वो केंद्रीय तत्व हट गया तो वापस से पूरा क्लासिफिकेशन ऑन हो जाता है या पूरा क्लासिफिकेशन सामने आ जाता है। और जब भी ये क्लासिफिकेशन सामने आएगा तो अल्टीमेटली डिवीजन होगा। डिवीजन सबको बांटेगा और बांटने से क्या होगा? पूरी मत विभाजन की स्थिति या छिन्न भिन्न होने की स्थिति पैदा हो जाती है और उससे फिर परिवर्तन देखने को मिलता है। और जो
ऑक्यूपेशनल डिवीजन है वो रिचुअल से प्रभावित होता है। मतलब अलग अलग जाति विशेष में जिस तरह की अपने ऑक्यूपेशन को चूज किया है उस ऑक्यूपेशन के अनुसार उनके रिचुअल्स भी देखने को मिलते हैं। जब हम सेम कास्ट ग्रुप की बात करते हैं तो सेम कास्ट ग्रुप, अभी जैसे हमने बोर्ड पे देखा अलग अलग कम्युनिटी हैं, उन कम्युनिटी के भी एकता का तत्व, जब हम एकता की बात कर रहे हैं हम किस स्तर पर एकता की बात कर रहे हैं? ग्रामीण स्तर पर, ग्राम स्तर पर, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर या वैश्विक स्तर पर? ये पूरे क्लासिफिकेशंस हैं। क्यों नहीं हो सकता? हम वैश्विक स्तर पर भी बात कर सकते हैं। विश्व बंधुत्व की जो अवधारणा है वो वैश्विक स्तर पर ही बात करती है, तो अल्टीमेटली हम वैश्विक स्तर पर भी बात कर सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो जो एक ग्रुप है, मान लीजिए एक ही ग्रामीण क्षेत्र में हमने 4 जगह अलग अलग दिया था, 4 ग्रुप थे, वो एक कास्ट से बंधे हुए थे, तो उस कास्ट विशेष के होने की वजह से उनकी रिचुअल्स, उनकी प्रैक्टिसेस, उनके जो फेस्टिवल्स, उनके वे ऑफ सेलिब्रेशन सब कुछ एक जैसे देखने को मिलेंगे। साथ में ग्रामीण क्षेत्र में इसीलिए आप ये देखेंगे कि अक्सर अपने ही कास्ट ग्रुप में शादियां होती हैं। वो एक अलग बात है कि नगरीय क्षेत्रों में प्रचलन अलग है, लोग अंतर जातीय विवाह करने की हिम्मत करते हैं, लेकिन हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में अंतर जातीय विवाह को समर्थन नहीं प्राप्त होता है। उसका सिंपल सा रीजन यही है कि अलग अलग जाति विशेष में समूह बटे हुए हैं और एक समूह दूसरे समूह के यहाँ कई बार खाना खाना भी नहीं पसंद करता। देखिए, अस्पृश्यता गलत है, संविधान में लिखा है, और किसी भी तरह के भेदभाव का समर्थन मैं भी नहीं करता, न जाति के आधार पर, क्योंकि मानवता ही श्रेष्ठ है। तो मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि किसी के साथ भी किसी तरह का भेदभाव या दुर्भावनापूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए, ये मेरा मत है। लेकिन जो पुस्तक बता रही है और जो समाज में व्यवहारिक स्तर पर प्रचलित है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो जब हम बात करते हैं कि अलग ग्रुप में ना तो विवाह करते हैं, जिसे हम रोटी बेटी का संबंध, अभी हाल में यूजीसी एक्ट को लेकर के भी इस तरह का विवाद सामने आया, पहले भी कुछ इस तरह के बयान सुनने में आए जहां पर एक जाति विशेष ने तथाकथित दूसरी जाति को यह कहा कि क्या तुम अपनी बेटी हमारे यहाँ भेजोगे? जब हम बेटी वक्त शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो समाज में एक सम्मानित वर्ग के तौर पर देखने को मिलता है, तो लोग उस आधार पर कि बेटी भेजोगे क्या, उस आधार पर रिश्ता बनाने को तैयार हो। तो ये एक तरह का कटाक्ष कह सकते हैं सामाजिक स्तर पर, क्योंकि जब लोग समर्थन करते हैं कि हम भी चाहते हैं कि निचली जाति के लोग ऊपर आए, तो उच्च जाति के लोगों पर अक्सर इस तरह के कटाक्ष किए जाते रहे हैं कि वास्तविकता में यदि तुम चाहते हो तो क्या बताओ, इस तरह से रिश्ता बनाओगे, रोटी बेटी का संबंध बनाना चाहोगे? इस तरह के एक सामाजिक कटाक्ष है जो एक वर्ग दूसरे वर्ग पर करता रहता है, लगातार संघर्ष की अवधारणा है जो समाज में निहित होता है। ग्रामीण क्षेत्र में अमूमन लोग अपनी कास्ट के बाहर इसीलिए शादी नहीं करते, और यदि करते हैं तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले परिवार, फिर रिश्तेदार, फिर समाज, हर तरफ से विरोध देखने को मिलता है। यहाँ तक कि आपस में ही लोग एक दूसरे के कास्ट के साथ उठना बैठना
खाना पीना जैसा व्यवहार भी नहीं करते हैं। जो पूरा का पूरा कास्ट सिस्टम है वो किस पर बेस्ड है? जो पूरा का पूरा कास्ट सिस्टम है वो बेस्ड है एक्सक्लूशन और डिस्क्रिमिनेशन पे। इससे दूसरे कास्ट ग्रुप से, कास्ट सिस्टम का सिर्फ इतना मतलब है, इसीलिए जब लोग बात करते हैं कि भैया जो जिस घर में पैदा हो गया उसकी वो कास्ट हो गई, उसकी वो रिलीजन हो गई। मैं जिस घर में पैदा हुआ ये तो मेरे हाथ में था नहीं कि मैं किस घर में पैदा हो सकता हूँ। तो जिस घर में मेरा जन्म हुआ वहीं से मेरी धर्म और जाति दोनों का निर्धारण हो गया। तो मैं यदि ये कहूं कि मैं अपने धर्म और जाति के प्रति दंभ की भावना रखता हूं, इसमें कोई बहुत बड़ी महानता की बात नहीं है। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि मैं अपने धर्म का समर्थन करता हूं, मैं सनातनी हूं, ये कह सकता हूं। लेकिन जाति विशेष के आधार पर भेदभाव करना या फिर सनातनी होने के आधार पर भी दूसरे धर्म से भेदभाव करना ये भी उचित नहीं है। क्योंकि जब सनातन की ही बात करते हैं तो सनातन संरक्षण की भी बात करता है कि हम इतने सामर्थ्यवान हैं कि हम संरक्षण देने में भी सक्षम हैं, तो हिंसा का सवाल नहीं उठता। खैर ये दूसरा हिस्सा हो जाएगा। तो जब हम जाति के संदर्भ में बात करते हैं तो जाति के संदर्भ में बात करने में साधारण तौर पर दूसरे ग्रुप से, मतलब मैं इस जाति का हूं, तुम इस जाति के हो, इस आधार पे मैं तुम्हारी जाति से भेदभाव करूंगा और तुम्हारी जाति से मैं एक तरह की दूरी रखता हूं या तुम्हारे साथ में नहीं मिलना चाहता, तुम्हारे साथ किसी तरह के संबंध नहीं रखना चाहता। ये सामाजिक स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर हर जगह देखने को मिलता है। तो ये जो सोशल क्लास है, ये सोशल क्लास कॉन्फ्लिक्ट तभी खत्म हो सकता है जब इसको किसी एकल सूत्र में या किसी एकता के तत्वों में पिरोया जाएगा। और इसी के साथ जिसे हम इनह्यूमन प्रैक्टिस भी कहते हैं, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, किसी दूसरे को छूने से भी मना करना कि कोई मेरे को नहीं छुएगा। इस आधार पर नहीं कि कोई नहीं छुएगा, इस आधार पर क्योंकि सामने वाले व्यक्ति की जो जाति है वो मेरे से नीचे है, इस आधार पर समाज में ऐसे लोग हैं। जब हम बात करते हैं अनटचेबिलिटी की, तो अनटचेबिलिटी तब आया था जब निचले जाति वर्ग के लोगों के द्वारा ऐसा काम किया जाता था जिसे छूने योग्य नहीं माना जाता था, जिसे हम नीच कर्म कहते हैं। नीच कर्म इन कंटेक्स्ट ऑफ वर्क था, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन लंबे समय में मैला ढोने की प्रथा, सूखे शौचालयों को साफ करने की जो भी विधि है, मरे हुए जानवरों के चमड़ा निकालना, ये सारा काम माना गया था कि निचली जाति का है। जबकि अगर इसे दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस आधार से तो निचली जाति को ही सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो समाज में सफाई का काम कर रहे हैं और समाज में जो भी व्यक्ति सफाई का काम कर रहा है तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन ये माना गया कि जो नीच कर्म कर रहे हैं उनको ना छुआ जाए, वहां से अस्पृश्यता की भावना की शुरुआत हुई। हालांकि फिर बाद में इसमें रोक लगी, सब कुछ है, लेकिन कभी कभी शहरों में भी इस तरह की घटना यदा कदा देखने को मिलती है। हालांकि जहां जहां पर आर्थिक वर्ग बढ़ता जा रहा है वहां पर इस तरह की समस्याएं कम होती चली जा रही हैं। ऐसे में उन लोगों की भूमिका सामने आती है जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और सोशल रिफॉर्मर्स हैं, दोनों चीजें अलग हैं। पॉलिटिकल लीडर्स जो निर्वाचित होकर के संसद की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो आपकी संसद हो या फिर आपकी स्टेट असेंबली हो, तो उनको हम पॉलिटिकल लीडर्स कहते हैं, जिनको हम जन नेता या जन प्रतिनिधि कहते हैं। लेकिन इसके विपरीत जब हम बात करते हैं सोशल रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर कौन थे? जिन्होंने समाज में बदलाव की बात की, जो चाहते थे कि समाज में बदलाव आए।
अभी जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, एक तरफ से सोशल क्लासिफिकेशन है, उस सोशल क्लासिफिकेशन को संभालने का काम पॉलिटिक्स करती है, लेकिन उसमें सुधार का काम सोशल रिफॉर्मर्स करते हैं। कौन? जो सामाजिक सुधारक होते हैं, जो समाज में वास्तविकता में सुधार होते हुए देखना चाहते हैं, वो अपने को अलाइन करते हैं, वो उम्मीद करते हैं कि ऐसी पॉलिसीज बने कि इन लोगों के जीवन में परिवर्तन देखने को आए। अगेन ज्योतिबा फुले, गांधी जी, भीमराव अंबेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर, इन्होंने सोसाइटी में कास्ट इनइक्वालिटीज को लेकर के अपना मत रखा और उस दिशा में काम किया कि लोगों को कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेट न किया जाए। तो पॉलिटिकल लीडर्स और सोशल रिफॉर्मर्स दोनों ने इनइक्वालिटी को रोकने का काम किया है।